नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए होम साइंस के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, लगातार कई वीडियोज ऐसी हो चुकी हैं जो हम लगातार एमए होम साइंस के सिलेबस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बिकॉज कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं भैया कि आपको एमए होम साइंस का सिलेबस बताना है। कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज का आ रहा है, कहीं डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी का आ रहा है, कहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का आ रहा है। तो जितने भी छात्र छात्राएं हैं, अगर वो एमए कर रहे हैं और जिस भी सब्जेक्ट से भी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं, जियोग्राफी से कर रहे हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी से या फिर हिस्ट्री से या फिर एजुकेशन से, या जितने भी सब्जेक्ट हैं जिससे भी आप कर रहे हैं, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आ जाना है। वहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेमेस्टर का नाम डालना है और फिर आपको सब्जेक्ट का नाम लिख करके छोड़ देना है। आपको उसका सिलेबस मिल जाएगा। दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत देखिए, जितने भी सिलेबस हैं आपको आपकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी पे ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको सिलेबस बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। ठीक है, दिक्कत आती यह है कि हिंदी का जो सिलेबस है, जैसे हिंदी सब्जेक्ट का है, उसका पूरा सिलेबस हिंदी में ही होता है। बट उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर उनका सिलेबस आप डाउनलोड करते हैं तो वो सारे के सारे सिलेबस आपको इंग्लिश में मिल जाते हैं। लेकिन आप तो पढ़ाई हिंदी में कर रहे हैं, अब चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको वो सारी चीज़ें हिंदी में चाहिए होती है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आके यहाँ पर कमेंट करते हैं और मैं आपको वो बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में आपको हिंदी में प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, बात करते हैं जो आपका ये सिलेबस है, ये छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से बिलोंग करता है। ठीक है, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से अगर आप एमए कर रहे हैं होम साइंस से, तो आपके लिए वीडियो होने वाला है। पहले हम स्ट्रक्चर के सिलेबस के बारे में, सिलेबस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फिर हम डिटेल में बात करेंगे कि हमें चीज़ें क्या पढ़नी होती हैं, वो भी हिंदी में। ठीक है, चलिए पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, डेवलप्ड बाय सिलेबस किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं डॉक्टर श्रीमती अर्चना सक्सेना द्वारा जो है क्या किया गया है, ये सिलेबस तैयार करवाया गया है। ठीक है, और भी उनकी टीम रही है, ये मेन नहीं है, उनका नाम यहाँ पर बता दिया गया है। बात करते हैं यहाँ पर आपको सेमेस्टर या फिर ईयर के बारे में बताया गया है कि कौन सा सेमेस्टर होगा, कौन सा ईयर होगा। पेपर के कोड के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि पेपर का कोड क्या होने वाला है, और पेपर के टाइप के बारे में बताया गया है कि पेपर आपका कोर होगा या फिर प्रैक्टिकल होगा या फिर इलेक्टिव होगा, जो कुछ भी होगा। ठीक है, यहाँ पर कोर्स के टाइटल के बारे में, मतलब कि पेपर के नाम के बारे में जान पाएंगे। इस वाले सेक्शन में जो है हम उसके क्रेडिट्स के बारे में जान पाएंगे कि हमें प्रत्येक पेपर पे कितने नंबर्स, कितने क्रेडिट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर बात करें मार्क्स के बारे में, तो जो आपका इंटरनल मार्क्स है, जिसे आप कह सकते हैं कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, उसके बारे में जान पाएंगे। और यहाँ पर जो आपकी लिखित परीक्षा होती है, उसमें आपको कितना मिलना होता है, उसके बारे में भी जान पाएंगे। और यहाँ पर आप टोटल मार्क्स के बारे में भी आराम से जान पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहें तो मोटी मोटा समझ सकते हैं कि ये सिलेबस आपका एमए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का है, जिसमें पहले पेपर का कोड दिया गया है A130701T। ठीक है, ये आपके पेपर का कोड है। पेपर आपका कैसा होने वाला है, कोर मतलब कि कंपलसरी होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं पेपर का नाम क्या गया है, तो पेपर का नाम दिया गया है एडवांस न्यूट्रिशन एंड इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट। ये आपके पेपर का नाम दिया गया है। इस पर आपको 4 क्रेडिट मिलने वाले हैं। 25 नंबर आपको इंटरनल मिलने वाले हैं, जो कि आपके अटेंडेंस के ऊपर, आपका मिड टर्म जो एग्जाम होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 75 नंबर आपको सेमेस्टर वाइज जो परीक्षाएं होती है वहां से मिलेंगी, मतलब टोटल आपको 100 नंबर मिलेंगे। बात करते हैं पासिंग मार्क के बारे में, चूंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको पता नहीं होता कि सर पासिंग मार्क कितना होता है। तो 25 में से 10 नंबर आपको पाने अनिवार्य होते हैं और 75 में से 30 पाने अनिवार्य होते हैं। मतलब अगर 10 + 30 मतलब टोटल अगर आप 40 नंबर पा जाते हैं तो आपको पास घोषित कर दिया जाएगा, आपको डिग्री दे दी जाएगी। बट अगर यहाँ पर सोचें कि भैया यहाँ पर हम 7 ही नंबर पाए या 9 ही नंबर पाए, तो आपको पास नहीं किया जाएगा। या यहाँ पर आपको 28-29 नंबर मिल रहा है तो भी आपको पास नहीं किया जाएगा। मिनिमम 10 यहाँ से मिलने चाहिए, 30 यहाँ से मिलने चाहिए, तभी आपको पास घोषित किया जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर पेपर 2 के बारे में देखना चाहें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, पेपर का कोड दिया गया है। पेपर आपका कोर होने वाला है। पेपर का नाम है फैशन डिज़ाइन एंड
ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स, ये आपके पेपर का नाम है, ठीक है। क्रेडिट आपको 4, 25 नंबर इंटरनल के, 75 नंबर एक्सटर्नल के, और टोटल आपको मार्क्स 100 मिलने वाले हैं। इस तरीके से अगर आप देखें तो आपको चारों पांचों पेपर के बारे में बताया गया है। टोटल आपको 4 पेपर लिखित करने होते हैं, लिखित 4 पेपर होते हैं, उसमें से एक पेपर आपका प्रैक्टिकल होता है, जो प्रैक्टिकल आपकी यूनिवर्सिटी या फिर आपके कॉलेज के द्वारा क्या करवाया जाता है, कंस्ट्रक्ट करवाया जाता है, जो आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल देना होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यूनिवर्सिटी के सिलेबस के ऊपर, ठीक है। सिलेबस के ऊपर अगर हम चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बृहद रूप सिलेबस का आ चुका है हमारे सामने, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोग्राम का नाम दिया गया है, कौन सा है, PGMA फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, सब्जेक्ट होम साइंस है, पेपर का कोड दिया गया है, पेपर का कोड दिया गया है, पहला पेपर है आपका, ठीक है, क्या होम साइंस का पहला पेपर है, जिसका टाइटल भी दिया गया है, क्या दिया गया है, एडवांस न्यूट्रिशन एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये सॉरी इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, ये आपके पेपर का नाम है, ठीक है। इसमें बात करते हैं यहाँ पर आपके कोर्स आउटकम्स के बारे में बताया गया है कि अगर आप उतना पूरा कोर्स मतलब पूरा सिलेबस जो बताया गया है अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो आपके पास आउटकम्स की मतलब परिणाम क्या आने वाले हैं उसके बारे में भी आप जान पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया गया है टू एबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक, ठीक है, एट्रीब्यूट, ठीक है, रिगार्डिंग फूड, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपको यहाँ पर पूरा बताया गया है, एक करके 4 यहाँ पे परिणाम बताए गए हैं, जो 4 परिणाम आपको मिलेंगे। अभी इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे हिंदी में, हालांकि इंग्लिश में आपको चीज़ें मिल भी जाती हैं, अगर नहीं मिल पा रही हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको टोटल 4 क्रेडिट दिए जाते हैं इस पेपर पे। 100 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें 25 + 75 आपको पता ही है। पूरे पेपर को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि मिनिमम 60 लेक्चर में आपको खत्म कर ही देना है, ठीक है, मैक्सिमम 60 लेक्चर में खत्म कर देना है। मिनिमम पासिंग मार्क वही आपका बताया नहीं क्या होना चाहिए, 10 + 30 होगा, जो कि यहाँ पर नहीं बताया गया है, मैं बता रहा हूँ। पेपर आपका कोर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखें आप यूनिट के बारे में बताया गया है, यहाँ पर टॉपिक के बारे में कि कौन कौन सी टॉपिक कवर की जाएंगी, और यहाँ पर नंबर्स आप लेक्चर्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बताया गया है यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर बात करें तो टोटल आपका 35 लेक्चर में क्या किया जाएगा, यूनिट फर्स्ट को खत्म करना है, ये आपका इंस्ट्रक्शन मिला है यूनिवर्सिटी की तरफ से। वहीं पर बात करें सेकंड यूनिट के बारे में, सेकंड यूनिट में जो चीज़ें आपको कवर करनी है वो यहाँ पर दिया गया है टॉपिक्स के बारे में। टोटल 5 लेक्चर्स में आपको इसको खत्म करना है। बात करते हैं थर्ड यूनिट के बारे में। थर्ड यूनिट में आपको ये टॉपिक्स दिए गए हैं, ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है, जिसमें आपको 9 लेक्चर्स में ये पूरे थर्ड यूनिट को खत्म करना होगा। वहीं पर बात करें चौथी यूनिट मतलब कि आखिरी यूनिट के बारे में, तो इसमें भी आपका 2 टॉपिक्स दिया गया है जो आपको कवर करना होता है, और ये टोटल आपका 11 जो है लेक्चर्स में खत्म होता है। इंपॉर्टेंट बात आपकी यहाँ पर ये है कि भैया कौन सी बुक सजेस्ट की गई हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आप पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर बुक्स का नाम बताया गया है। टोटल बुक्स एक बार देख लेते हैं, 8 ही हैं या ज़्यादा हैं, ठीक है। टोटल 8 बुक्स आपको यहाँ पर बताई गई हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौन कौन सी दी गई हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक एक बुक का नाम दिया गया है, टेक्स्ट बुक ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन, ठीक है, बांजी राव एंड रेड्डी, ठीक है, बांजी राव रेड्डी द्वारा लिखी गई ये बुक है, जो आप चाहें तो खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करके टोटल 8 बुक्स बताई गई हैं जो आप उठा करके या पढ़ सकते हैं और उनसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी के द्वारा इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है, उन्हीं के द्वारा सजेशन दिया गया है कि आप ये सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे ही अगर आपको पेपर नंबर 2 के बारे में जानना है तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा पेपर 2। अब हम लोग चलते हैं हिंदी सिलेबस के ऊपर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम लोग हिंदी सिलेबस के ऊपर आ चुके हैं। वही सारी चीज़ें फिर से बताई गई हैं कि कक्षा आपकी पीजी होने वाली है, जिसमें हम एमए कर रहे हैं और प्रथम वर्ष की बात की जा रही है। विषय आपका गृह विज्ञान होने वाला है, जिसके हम पेपर नंबर 1 के ऊपर चर्चा करेंगे। कोर्स का कोड यहाँ पर दिया गया है कि पेपर का कोड क्या होने वाला है, जो कि आपके प्रश्न पत्र में भी दिया जाएगा जब आप पेपर देने जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको जो वो मिलती है, बुकलेट मिलती है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें भरनी होती हैं। वहीं पर बात करें कोर्स का नाम, कोर्स का शीर्षक या पेपर का नाम, तो पेपर का नाम है उन्नत पोषण एवं संस्थागत प्रबंधन, ठीक है। इसके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं जो अभी वहाँ पर बताए नहीं थे कि कोर्स आउटकम्स क्या होने वाला है, मतलब कि पाठ्यक्रम परिणाम क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्रों को भोजन से संबंधित बुनियादी विशेषताएं जो होती हैं उनको समझने में सक्षम बनाया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या निकल के आएगी, खाद्य विज्ञान प्रतिष्ठानों की विशेष विशेषताओं को समझ सकेंगे छात्र, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानव पोषण में विभिन्न खाद्य पदार्थों
और पोषक तत्वों के महत्व से परिचित कराया जाएगा। मतलब कि जो मानव पोषण होता है इसमें कई प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनसे परिचित कराया जाएगा और उनके जो पोषक तत्व होते हैं उनसे भी परिचित बालकों को, छात्रों को, छात्राओं को कराया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहीं पर जो अगला चौथा परिणाम आने वाला होता है वो क्या होता है, संस्थागत खाद्य प्रशासन। ठीक है, संस्थागत खाद्य प्रशासन के प्रमुख क्षेत्र में ज्ञानों का आधार विकसित करना। क्या है, में ज्ञान जो होते हैं, क्षेत्रों में जो ज्ञान होते हैं उनका आधार कैसे विकसित किया जाएगा, इससे भी वो परिचित हो पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आउटकम्स के बारे में बात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस के ऊपर, जिसमें आपका इकाई नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। बात करते हैं इकाई नंबर 1 में जो आपको पहला पॉइंट पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है अनुशंसित आहार भत्ते का अर्थ। ठीक है, मतलब अनुशंसित का आप कर सकते हैं कि जो ऐसा आहार जो आप अपने डाइट में डेली यूज़ कर रहे हैं उस तरीके से, तो जो अनुशंसित आहार होते हैं उनके आहार भत्ते का अर्थ हम समझ पाएंगे, साथ ही साथ उनके महत्व को, उनके उपयोग को, और भैया आईसीएमआर आहार भत्ते का दिशा निर्देश के आधार पर, ठीक है, क्या करेंगे, दिशा निर्देश के आधार को हम समझ पाएंगे। और साथ ही साथ आदमी और औरत किसके किसके, दोनों के संबंध में, ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें जो आपकी अनुशंसित आहार है या फिर आपका आईसीएमआर आहार है, इस दोनों को जो है आदमी और औरत दोनों के संबंध में इन चीज़ों को हम सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आपका इकाई नंबर 1 के अंतर्गत पहला टॉपिक हो जाता है। दूसरा टॉपिक आपका हो जाएगा पोषक तत्व। पोषक तत्व में पहला आपका सूक्ष्म आएगा और दूसरा स्थूल आएगा। पहला पोषक तत्व कौन सा है, सूक्ष्म पोषक तत्व, और दूसरा आपका आ जाता है स्थूल पोषक तत्व। ठीक है, इस तरीके से आप दूसरा टॉपिक भी समझ पाएंगे, इसके बारे में भी। तीसरा टॉपिक आपका जो आता है वो आता है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानना। कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत जान पाएंगे कि कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, उनका वर्गीकरण जान पाएंगे, उनके कार्य को जान पाएंगे, और साथ ही साथ कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं उनको भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, बात करें आगे तो उसमें ग्लूकोज के चयापचय के बारे में संक्षिप्त जानकारी आप कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में जान पाएंगे। फिर ग्लूकोनोजेनेसिस के बारे में आप जान पाएंगे, और भोजन के ग्लाइसेमिक या ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में जो प्रारंभिक जानकारियां होती हैं उनसे आप परिचित हो पाएंगे। ठीक है, हो सकता है चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ा टफ लग रही हो कि सर आप कौन कौन से वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ग्लूकोज को ग्लूकोज ही कहेंगे, चाहे आप हिंदी में कहें चाहे हिंदी इंग्लिश में कहें। ठीक है, तो वो नाम ही नाम रहता है, उसको हिंदी इंग्लिश में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जो चीज़ें की जा सकती हैं उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब बता रहे हैं रक्त शर्करा, जिसे हम ब्लड शुगर कहते हैं, ब्लड शुगर के स्तर के विनिमय के प्रारंभिक जानकारी को भी हम यहाँ पर समझ पाएंगे इसी टॉपिक के अंतर्गत। इकाई नंबर 1 के अंतर्गत जो है अगला टॉपिक जो आपका होगा वो प्रोटीन के बारे में होगा। प्रोटीन के स्रोत के बारे में, प्रोटीन के वर्गीकरण के बारे में, कार्य के बारे में, और उनसे उनकी जब कमी हो जाती है तो उनसे कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में जान पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं प्रोटीन पाचन और प्रोटीन की गुणवत्ता के अर्थ को समझेंगे, और साथ ही साथ उनके मूल्यांकन के बारे में जो प्राथमिक जानकारियां होती हैं उनके बारे में हम जानकारियां हासिल कर पाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक इसमें लिपिड आ जाता है। लिपिड में बात करें तो लिपिड के सोर्ट के बारे में, लिपिड के वर्गीकरण के बारे में, उनके कार्य के बारे में, और उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ वसा का पाचन, ठीक है, वसा का जो पाचन होता है, जब वसा का पाचन कैसे होगा, किस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद संतृप्त और बहुसंतृप्त फैटी एसिड के बारे में हम क्या करेंगे, संक्षिप्त में जानकारी, मतलब कि बहुत कौन से ऐसे भोजन हैं, कौन से ऐसे एसिड हैं जो ज़्यादा फैटी होती है, जिसमें ज़्यादा फैट होता है, वसा होता है, और कौन सी ऐसी होती हैं जिसमें कम होती हैं, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम जान पाएंगे अच्छे से। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा होता है विटामिन के बारे में। विटामिन में हम क्या क्या, विटामिन और खनिज के बारे में, जिसमें हम विटामिन और खनिज के स्रोत के बारे में जान पाएंगे, उनके वर्गीकरण के बारे में, कार्य के बारे में, और उनकी कमी से विषाक्तता कौन सी होती है, मतलब कौन से रोग होते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर जान पाएंगे। ठीक है, अगला इसी में हम ट्रेस खनिज के बारे में जानेंगे। ट्रेस खनिज में कौन कौन सा, लोहा और जस्ता के बारे में, प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, जस्ता, ठीक है, आयोडीन, इनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अगला टॉपिक जो आपका इकाई नंबर 1 के अंतर्गत आता है वो आता है आहार संबंधित महत्व। ठीक है, महत्व, फाइबर, कौन सा है, फाइबर, जिसमें हम उनके स्रोत के बारे में और उनके पोषण के बारे में हम यहाँ पर जानकारी एकत्रित कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इकाई नंबर 2 के बारे में। तो इकाई नंबर 2 में आपको टोटल 2 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जिसमें पहला टॉपिक होता है भोजन तैयार करना, और दूसरा टॉपिक आपका होता है भोजन योजना। भोजन तैयार करना में आपको क्या क्या सीखना होता है, भोजन के पोषण,
ठीक है, मूल्यों पर विधियाँ एवं और उनका प्रभाव, मतलब बोल रहे हैं कि जो भोजन के पोषण मूल्य होते हैं उनकी कौन-कौन सी विधियाँ हैं और उनके कौन-कौन से प्रभाव होते हैं, तथा खाना पकाने के दौरान जो है पोषक तत्वों की हानि पर रोकथाम कैसे लगाया जा सकता है। मतलब कई ऐसे भोजन्स होते हैं जिनको हम कुक करते हैं या बनाते हैं या पकाते हैं, तो उसमें कई सारी पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उनके ऊपर रोकथाम कैसे करना है। खाना पकाने के दौरान पोषक मूल्य में वृद्धि कैसे कर सकते हैं, जो पोषक मूल्य हैं उनको बढ़ाया कैसे जा सकता है, उसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही साथ जो दूसरा टॉपिक है वो आपका भोजन योजना है। भोजन योजना में हम मेनू की योजना बनाने में शामिल सिद्धांत, मतलब कह रहे हैं जब मेनू की योजना बनाते हैं तो उसमें कौन-कौन से सिद्धांत शामिल किए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी हम हासिल कर पाएँगे। वहीं पर बात करते हैं मतलब इकाई नंबर 3 के अंतर्गत, तो इकाई नंबर 3 के अंतर्गत भी हमें 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं। पहला आपका पढ़ना होता है विभिन्न संस्थाओं में खान-पान सेवाओं की अवधारणा एवं परिभाषा, मतलब कह रहे हैं कई सारी संस्थान चलती हैं जैसे कि स्कूल में, अस्पताल में, ठीक है, कैंटीन कहीं भी हो सकती हैं। तो वहाँ पर जो खान-पान सेवाएँ होती हैं उनकी क्या अवधारणा होनी चाहिए और उनकी क्या परिभाषा होनी चाहिए, उनके बारे में जान पाएँगे। फिर बोल रहे हैं खाद्य सेवाओं के प्रकार, जैसे कि अस्पताल में, स्कूल में, औद्योगिक कैंटीन में, ठीक है, यात्रा खान-पान में, इन सब के बारे में भी हम अच्छे से जानकारी हासिल कर पाएँगे इकाई नंबर 3 के अंतर्गत। बात करते हैं इकाई नंबर 4 के अंतर्गत, जो कि आपकी आखिरी इकाई है। इसमें भी आपको 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं। पहला पढ़ना होता है मेनू के प्रकार, ठीक है? मेनू के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें आपका पहला मेनू आता है साइक्लिक मेनू, दूसरा आता है अ ला कार्टे मेनू, तीसरा आता है टेबल डी होटे, उसके बाद बुफे। 4 प्रकार के मेनू यहाँ पर बताए गए हैं। और भी मेनू होते हैं बट इतने जो हैं उनके बारे में हम जान पाएँगे। साथ ही साथ इसमें बड़े समूहों के लिए जो भोजन परोसने का कार्य होता है या उनके लिए भोजन प्रबंधन का जो कार्य होता है, उनके बारे में भी हम जानकारी हासिल कर पाएँगे। बड़े समूह कौन-कौन से, जैसे कि कोई छात्रावास हो जिसे हॉस्टल कहते हैं, कोई कैंटीन हो, कोई अस्पताल हो, कोई रेलवे हो, ठीक है? या फिर एयरलाइन या किसी प्रकार का पानी का जहाज हो, उसमें खाने, जैसे लोग ज़्यादा होते हैं तो खाने की व्यवस्था करनी होती है, तो किस प्रकार से उनको खाना परोसना है और किस प्रकार से खाने का प्रबंधन करना है, इनके बारे में हम जानकारी इसमें हासिल कर पाएँगे। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी, चारों की चारों इकाई क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई तो वीडियो को लाइक करना है। पेपर 2 का वीडियो आपको चाहिए तो खटाखट क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आ जाना है, हैशटैग पेपर 2 लिख कर के छोड़ देना है, या वैसे भी पेपर 2 लिख कर के छोड़ सकते हैं, आपको पेपर 2 का वीडियो मिल जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।